कहां पहुंचाए, मार्केट में बेचे जाकर के। तो वो जो ये चौथा वाला हो गया ना चतुर्थक, ये ऐसा है जो क्या काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है, प्रौद्योगिकी का काम कर रहा है। बोलो क्या समझ में आई ये बात? तो सर ये टेक्निकल वाले पार्ट में आ जाएगा हमारे पास। तो सर चतुर्थक में ये हमारा टेक्नोलॉजी वाला हो जाएगा। तो सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गई बात? तो अगर पूछ लिया जाता है कि भैया प्रौद्योगिकी, तो सर हम बता देंगे कि भैया हमारा चतुर्थक क्षेत्र हो गया। ये अभी बाद में आया है, जब हमारा देश धीरे धीरे करके डेवलप कर रहा है। तो ठीक, तो आई होप ये बातें बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते बच्चों, हमने बता दिया कि भैया द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और सारा डिटेल में सवाल भी हो गया। चलो, तो अब देखो वही चीजें यहाँ पर देखो लिखी हुई है कि प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है। एक हमारे बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने वाले 3 क्षेत्र कौन से हैं। यहाँ से हमारे बोर्ड के एग्जाम में कैसा सवाल बनेगा, यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। और जो मैंने समझाया पीछे, वो सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक बार कृपया स्क्रीनशॉट लेना, जो मैंने अभी पीछे देखो सब समझाया, यहाँ पे जो मैंने पीछे समझाया यही चीजें देखो यहाँ पर लिखी गई है कि प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है और तृतीय क्या होता है। बढ़िया सर, मोटिवेशन दे दो सर, डंडा ले आओ। मोटिवेशन चाहिए हमारे प्यारे बच्चों को। किसको किसको मोटिवेशन चाहिए भाई बताओ, किसको किसको मोटिवेशन चाहिए? मैं आज ऐसा तगड़ा मोटिवेशन दूंगा जिसके बाद आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, किसको किसको मोटिवेशन चाहिए फटाफट से बताओ। मारूंगा नहीं, बहुत प्यार वाला दूंगा, बहुत प्यार वाला मोटिवेशन दूंगा। ठीक, चलो पहले बताओ, वह क्षेत्र जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, वह क्षेत्र जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, बताओ कौन सा होता है? सरकार का स्वामित्व। यानी सर अगर हमसे पूछे सर बताना हमारे कितने बच्चों को चाहिए आज मोटिवेशन, बहुत बेहतरीन वाला मोटिवेशन दूंगा। तो सब नो कर रहे हैं ना? हाँ, किसी को नहीं चाहिए ना? हाँ बढ़िया है। तो स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो सर 2 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। सर स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के। सर एक होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक यानी कि सर पब्लिक सेक्टर आएगा यहाँ पे, एक होता है प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र आएगा। ठीक, तो सर 2 प्रकार के क्षेत्रक हैं। अब मेरी बात बहुत गौर से समझो, मैंने कहा था ना कि मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाने आया हूं लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखो तो सर ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र है। अब सार्वजनिक क्या होता है, इसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जैसे जैसे मान लो कोई रोड है, जैसे मान लो कोई सड़क है, तो क्या सड़क तुम्हारे चाचा की है? नहीं ना, सड़क किसकी है? सरकार की है ना। कोई बहुत बड़ा सा क्या है, एक बहुत बड़ा सा वन विभाग है, यानी कोई वन है समझ लो। हमारा वन विभाग मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे गांव के आसपास जो था एक वन विभाग है, हम लोग उसको वन है पर वो उसको लोग वन विभाग बोल देते हैं ना, क्योंकि वो हमारे गांव के लोग बोलते हैं ना वन विभाग का है, वन विभाग का, वन विभाग का, तो मैं सब लोग उसको वन विभाग ही बोलते हैं, जबकि वन और विभाग में डिफरेंस होता है। तो सर समझ गए कि जैसे कोई वन हो गया, कोई हमारे पास सड़क हो गई, या मान लो कि कोई अस्पताल हो गया। ठीक, तो सर अस्पताल में सार्वजनिक में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, क्योंकि अस्पताल तो सरकारी भी हो सकता है। तो सर हमने लिख दिया कि भैया सरकारी अस्पताल, क्या लिख दिया? सरकारी अस्पताल लिख दिया, है ना, सरकारी अस्पताल लिख दिया। तो सर ये किसमें आएगा? ये सर सार्वजनिक में आएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक स्कूल है, या मान लीजिए कि कोई एक अस्पताल ही है लेकिन वो कैसा है, निजी है भैया। ठीक, या कोई आपका जमीन है, खेत है आपकी, तो सर जमीन ये भी हमारा निजी में आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, पर वो सरकारी जमीन होगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि स्वामित्व के आधार पे हमारे पास 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। हमारे पास होता है सार्वजनिक, दूसरा होता है बच्चों निजी। निजी मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी एक व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति समूह का जो है स्वामित्व होता है, और सार्वजनिक का मतलब कि जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है कि हाँ जी भाई ये वाली बात, ये चीज सरकार की है। तो सर सरकार का स्वामित्व किस पे होगा? असंगठित पे, या असंगठित पे कैसे हो सकता है? इसमें कैसे हो सकता है भैया? मजदूर लोग आएंगे इसमें। तो निजी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र नहीं भैया, करेक्ट आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र। ऐसे ही बोर्ड के पेपर में अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ आ रहा है, बोलो अभी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चाई एक बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। जब यही सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे ना, फिर तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा। अगर तुम वहां ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं बस एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि जितना भी आपको पढ़ना है ना, बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत करो प्लीज। जल्दबाजी करोगे नंबर कट जाएंगे बेटा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया। सर एसएसटी में क्वेश्चन कहां से आएगा? बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हो आप लोग, बहुत अच्छे सवाल करते हो। सवाल पता है कैसे आते हैं तुम्हारे मन में? कि तुम्हारे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि तुम घबरा रहे हो। मत घबराओ, ऐसे ही सवाल आएंगे बोर्ड के पेपर में। इस समय बस तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस अच्छे से पढ़ना है, समझ गए? ऐसे अच्छे से पढ़ना है। चलो देखो, तो सर सार्वजनिक क्षेत्र जिसपे सरकार का स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र जिसपे किसी एक व्यक्ति का या किसी एक कंपनी का स्वामित्व होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं कल्याण के उद्देश्य के लिए होते हैं, और जो निजी क्षेत्र होते हैं उनका पैसा कमाने का उद्देश्य होता है। तो ये बात हम अच्छे से समझ गए। फिर क्या है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है? संचार, सड़क, विकास, रोजगार पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। यानी ये करेंगे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है? तो संचार यानी कम्युनिकेशन, सड़कों का विकास और रोजगार पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है सरकार। किसानों से खाद्यान्न खरीदने का समर्थन करना, न्यूनतम कीमत पर आपूर्ति करते गरीब लोगों का समर्थन करना। यानी किसानों से खाद्यान्न खरीद लिया, कम पैसे में खरीद लेते हैं सरकार, फिर उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, राशन बांटा जा रहा है, उसको राशनिंग बोलते हैं। एक तो आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? बढ़िया से क्लियर हो गया? एक बार बताओ बढ़िया से। सर मेरा नोट्स नहीं बना है, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लो बस। ठीक, बढ़िया, आगे चलो। चलो तो हमारा अगला सवाल पूछ रहा है हमसे कि जीडीपी क्या है। हमसे पूछा जा रहा है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या बोलते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, बहुत अच्छे से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं जीडीपी, है ना। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी भाषा में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये है क्या चीज, है ना, यार ये है क्या चीज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको कि व्हाट इज द सकल घरेलू उत्पाद। मान लो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाए कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो समझना मेरी बात को। अभी हमने 3 प्रकार के क्षेत्र पढ़े थे, कौन से? जिससे देश की आय होती है, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो देश होता है ना, उस देश में, हमारे भारत देश में, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में ज्यादातर जो राष्ट्रीय आय होती है वो कृषि से ही आती है, लगभग 40 से 45% के आसपास लगभग की बात कर रहा हूं। एक तो सर प्राथमिक क्षेत्र, फिर उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, और उसके बाद तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों द्वारा जो भारत देश की आय होती है ना, या जो भी देश की आय होती है, जो भी आय होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनके द्वारा जो भी आय होती है, द्वारा जो आय होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सर जीडीपी मतलब सकल दैनिक नहीं भैया, सकल घरेलू ऊर्जा नहीं, ऊर्जा भी नहीं होगा, उत्पाद होना चाहिए, तो सकल घरेलू उत्पाद। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बोलो क्या समझ गए यहाँ तक? अब तो गलत नहीं करोगे ना? बढ़िया एकदम, वेरी गुड।
बहुत अच्छा सर, मुझे एसएसटी से डर लगता है, मैं क्या करूं? जिन बच्चों को एसएसटी से डर लगता है, मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं, तुम बस ये 4 वीडियो देखो, ये वाले, सिर्फ तुम ये 4 वीडियो देखो। इसको देखो एक बार, तुम्हें जो रिलैक्स फील, लेकिन फिर उस समय कुछ सोचो मत। अगर उस समय तुम्हारे दिमाग में दूसरा कोई सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसको मत सोचो। मैं बार-बार बोल रहा हूं, अगर उसको सोच लिया ना, तो फिर तुम्हें तुम्हें ना कोई भी बचा नहीं सकता, फिर तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक? इसलिए जब वो पढ़ रहे हो तो दोबारा कुछ सोचो मत। सकल घरेलू उत्पाद, किसी वर्ष में 3 क्षेत्रकों में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की राशि को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसकी गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही होगी बात, बढ़िया से क्लियर। एक बार फटाफट से बता दो, बढ़िया से। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ गए ना? चलो, तो अब हमारे पास अगला सवाल क्या पूछा गया? अगला सवाल है कि कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? चलो बच्चों आंसर करो, चलो बच्चों आंसर करो, सारे बच्चे आंसर कर दो फटाफट से, सारे बच्चे फटाफट से आंसर कर दो। और बेटा एक बात मैं बताऊं आपको, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर लोग हमको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, जरा सा भी कहीं पर भी, अबे आज देखिए आज सुबह आपकी 3 क्लासेस हुई हैं संस्कृत की। कल तैयार रहना, जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं ना, तो कल तैयार रहना। सर कंप्यूटर डन हो रहा है ना? हाँ, तो कल कंप्यूटर मैं तभी कमिटमेंट करूंगा जब हो वो चीज, तो कल आप तैयार रहिएगा। कल आपको एक कंप्यूटर की भी क्लास मिलेगी, ठीक है? कल आपकी एक कंप्यूटर की भी क्लास मिलेगी। अब ये बात सुनो मेरी बात, कल सवेरे जो है आपके आशुतोष सर की क्लास है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, सवेरे 3 बजे, नहीं सवेरे 9 बजे क्लास है, ठीक? आशुतोष सर की जो इंग्लिश की क्लास है ना बेटा, कल आपके 9 बजे क्लास है, और कल आपको बहुत मजा आएगा। देखो सर ने लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर बहुत अच्छे से कराए हैं। कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, और जिसमें सर आपके कंप्लीट इंग्लिश को कराने वाले। लेकिन याद रखिएगा कि इस कंप्लीट इंग्लिश में ये एक तरीके से परसेंटेज बूस्टर वाली क्लास होगी, यानी अगर आप 60% ला रहे हो ना अभी, तो कल वाली क्लास में से पढ़ करके आप 60 से 80% पहुंच जाओगे इंग्लिश में। अगर आप अभी 70% वाले हो ना, तो कल की क्लास में तुम 99% तक पहुंच जाओगे। और अगर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा टफ होता है 100 आउट ऑफ 100 लाना। मैथमेटिक्स वगैरह बोल सकते हैं आ जाता है, नहीं आता है। पिछली बार तो 200 बच्चे थे 100 में सवाल है, इस बार तो शायद पता नहीं क्या होगा। ठीक, तो बच्चों कल तैयार रहिएगा, और कंप्यूटर की भी क्लास होगी। और हाँ, कल कुछ शाम को सरप्राइज वीडियोस भी मिलेंगे आपको हमारे द्वारा, बहुत तगड़ी तगड़ी। देखो हमने कहा कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, बताओ भाई तृतीयक में। अब तृतीयक में क्या आएगा सर? देखो हमारे पास क्या लिखा, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना तो सर प्राथमिक में आएगा। उद्योग धंधे सर ये तो द्वितीयक में आएगा। सर ये प्राथमिक में आ जाएगा। सर ये हमारे पास द्वितीयक में आ जाएगा। ये बात तो सर समझ आ गई। अब बचता है सेवा और बैंक सेवा। अक्सर हम लोग इसमें फंस जाते हैं कि भैया आंसर क्या होगा। अब अगर सिर्फ सेवा की बात करेगा, तो सेवा तो कई टाइप की होती है हमारे पास। चलो मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूँ, है ना? तो ये सेवा अलग हो गई। तो सर हमारा करेक्ट आंसर होगा बैंक सेवा। इस बात को याद रखना, और ये सवाल आपका 2024 का पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया कि भैया देखो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। एक सेवा जैसे हमने कहा कि भाई चलो ठीक है आप बुढ़े हो गए, मैं आपको खाना पानी खिला रहा हूं, वो सेवा अलग हो गई। तो सर ये बैंक सेवा हमारे पास जब ऑप्शन में है, तो हम सिर्फ बैंक सेवा पे ही क्लिक करेंगे। याद है सारे बच्चों को? क्लियर, बढ़िया से समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे से। सर अगर मैंने कुछ ना पढ़ा हो, मिशन 95 से पढ़ करके मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। आप बोर्ड एग्जाम के लिए मिशन 95 सीरीज को फॉलो करिए, जो कि यूट्यूब पे हम लोग फ्री चला रहे हैं ना, अच्छे से। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वर्ष है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को पारित किया गया? अब मेरी बात फिर सुनो, यह सवाल 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सुनिए, अब आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कारण बताऊंगा। और मैं यहां थोड़ा सा रिलैक्स होकर के पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि ये सवाल अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इस साल ये टॉपिक एकदम ट्रेंडिंग है। समझ गए? ये टॉपिक एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब आप बोलोगे सर व्हाई? क्योंकि देखो जब आपका बोर्ड का पेपर बन रहा होगा, वही लगभग बात करें तो दिसंबर के आसपास की बात है, नवंबर से दिसंबर के आसपास की बात है, ये टॉपिक बहुत ट्रेंड में था। और सोचो अगर ये दिसंबर में ट्रेंड था, तो उसके पहले कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट तो इसी के ऊपर काम कर रही थी। अब सर क्यों ये ट्रेंड में था, मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक हमारे पास क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मनरेगा। अब ये मनरेगा क्या होता था मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर उसके बाद हमारे पास इसका एक क्वेश्चन भी है जो हम पूरा लॉन्ग में बताएंगे कैसे लिखना है, क्या करना है। अभी मैं शॉर्ट में बताता हूं, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, और कुछ और चीजें भी। तो बच्चों अगर मनरेगा के बारे में बात करें, तो मनरेगा क्या होता था? एक प्रकार का क्या होता था, अधिनियम होता था, यानी कि एक्ट होता था। और ये एक्ट सबसे पहले कब आया? 2005 में। लेकिन पूरे भारत में इसको फैलते फैलते 2008 लग गया। समझ गए? पूरे भारत में। तो ये एक ऐसा एक्ट था कि जो साल के 365 दिन होते हैं, उन 365 दिनों में आप एक घर के एक व्यक्ति को आप रोजगार दोगे। पूरे घर के नहीं, सभी सदस्यों को नहीं, एक घर का एक व्यक्ति रोजगार पाएगा। जैसे तालाब की खुदाई करना, नहर की खुदाई करना, किसी गांव में सड़क बन रही है तो उसमें नरेगा के लोग चले गए। तो सर हम समझ गए कि 365 दिनों में 100 दिन का रोजगार, एक घर से एक व्यक्ति। ठीक है, समझ गए? इसमें जो भुगतान होता था, वो भुगतान किया जाता था 15 दिन में। भुगतान किया जाता था 15 दिन में। समझना बच्चों, भुगतान किया जाता था 15 दिन में। और अगर मान लो कि बारिश हो गई, है ना, काम नहीं मिल पाया, सरकार ये इन लोगों से काम नहीं करा पाई, 100 दिन पूरे नहीं हुए, तो अगर 100 दिन पूरे नहीं होते थे, यानी इनको रोजगार नहीं मिलता था, तो इनको रोजगार नहीं मिलने पर क्या होता था? रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। ऐसे लिख दूं कि भैया रोजगार ना मिलने पर क्या मिलता था इनको? बेरोजगारी भत्ता। तो पहले ये समझो कि बेरोजगारी भत्ता क्या होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें डिटेल में चीजें नहीं पता होती है, तो तुम्हें समझने में समस्या होती है ना। सही कह रहा हूं ना? बेरोजगारी भत्ता क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि हमारे ज्ञानोदय में कोई काम करता है, हमने कहा हम 365 दिनों में हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे, और अगर हम 100 दिन का रोजगार आपको नहीं दे पाए, तो हम आपको उसका पैसा भी दे देंगे, यानी भत्ता दे देंगे उसका। इसी को बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता, कि हमने रोजगार किया भी नहीं लेकिन हमको पैसा मिल गया। हमको सरकार 100 दिन का पैसा देगी, काम कराएगी तो भी, नहीं कराएगी तो भी। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया ना? तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, वर्ष 2025 में एक बदलाव हो गया। वर्ष 2025 में एक बदलाव हो गया। सरकार को ऐसा लगा कि भैया अब ये हमारे किसी काम का ज्यादा नहीं है। सरकार ने इसमें क्या कर दिया, एक बदलाव कर दिया। ठीक, और कब दिन क्या था, डेट क्या थी, सुनो, 16 दिसंबर। ठीक, 16 दिसंबर नोट करिएगा, 16 दिसंबर वर्ष 2025 एक बदलाव कर दिया गया। इसलिए तुम्हारे लिए टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बदलाव क्या किया गया पहले समझो। अब ये रोजगार जो 365 दिनों में 100 दिन का मिल रहा था, उसको कर दिया 125 दिन का। समझ गए? उसको कर दिया 125 दिन का।
पहले क्या होता था कि जो जितना भी चीजें होती थी वो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी, बियर करती थी। मतलब इसका मतलब सर क्या होता है कि मतलब अगर मान लो भत्ता देगी सरकार तो वो अपने बजट से देगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो देती थी। लेकिन जब ये 2025 में हुआ, मैं अभी आपको लिखित रूप में दे दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया ध्यान से सुन लो। अगर एक को सवाल इसमें से फंस गया ना तो फिर तुम्हारे लिए समझ लो कितना अच्छा हो जाएगा। और अगर 5 मिनट सुनकर के तुमको सीख सकते हो, मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं, तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि तुम अच्छे से सीखो। आई रिक्वेस्ट प्लीज अच्छे से समझो। ठीक, तो हमने क्या कहा कि भैया इसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया। मैं भी लिख दूंगा, ये सब चीजें लिखी हुई आगे हैं, अभी बताता हूं। फिर क्या किया गया, फिर देखा गया कि भैया पहले मनरेगा जब था तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वही सब कुछ बियर करती थी। अगर मुनाफा होगा तो, नुकसान होगा तो, जो भी चीजें होंगी वो सरकार ही बियर करेगी, सरकार ही उसको झेलेगी। कौन सी, सेंट्रल वाली। लेकिन जब 2025 आए तो अलग अलग तरीके से कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलग हो गया, जो है कोई अगर हमारे पास यूनियन टेरिटरी है तो उसके लिए अलग कर दिया गया है ना। तो सब हर राज्य के लिए अलग अलग, भैया जैसे बात करें यूपी में तो 60% सेंट्रल देखेगी, 40% जो है वो यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो देगी। तो 60 और 40 के रेशियो में बांट दिया गया। लेकिन अभी तुम्हें उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, समझ गए। अब दूसरी चीज सुनो, ये जो भुगतान 15 दिन में किया जाता था वो भुगतान अब साप्ताहिक कर दिया गया, समझ गए। और इस मनरेगा, लोग कह रहे हैं, यूट्यूब पे छाया पड़ा है कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से मनरेगा का नाम नहीं बदला गया है, समझ गए। यह एक प्रकार का अधिनियम था और यह एक प्रकार की मिशन योजना है। प्लीज ध्यान से सुनो, एक प्रकार की मिशन योजना है। क्या कहा, एक प्रकार का मिशन है। ठीक, मिशन आजीविका, यानी कि अब इसको समझो कि भैया जीविका चलाने के लिए बात हो रही है। तो प्लीज ध्यान से समझना, इसका आंसर तो 2005 हमने बता दिया। अब सुनो, यहां से तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में बन सकता है इस बार सवाल। और कल रात में लगभग 2:30 बजे बैठा था, तब ये समय टाइप किया है। रात में 2:30 बज रहा था, क्योंकि आज मुझे कुछ काम था, और जो काम आज है मुझे वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि आज मुझे क्या काम था। आपको बड़ी खुशी मिलेगी, पर कल बताऊंगा। चलो देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है कि मनरेगा बनाम प्रस्तावित बीबीजी रामजी। मैंने फिर कहा, अभी मनरेगा का नाम आधिकारिक रूप से बदला नहीं गया है आज की डेट के हिसाब से। और अब तुम्हारा बोर्ड पेपर तो बनेगा नहीं क्योंकि बन चुका होगा, तो अभी नाम नहीं बदला गया है, इस बात को सुन लो। ठीक, आधिकारिक रूप से। बाकी ऐसा हो चुका है कि हाँ इसका नाम बदल के ये किया जाएगा, पर सरकार ने अभी इस बात को नहीं माना। ठीक, तो इसका नाम ऐसे समझ लो कि क्या हो सकता है, प्रस्तावित है कि भैया बीबीजी रामजी बिल, बीबीजी रामजी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक, तो हमने क्या कहा कि विशेषता क्या है कि भैया गारंटी कार्य दिवस 100 दिनों का रोजगार मिलता था, इसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर मौसमी रुकावट के लगातार चलते के लिए, मतलब बिना मौसमी रुकावट के लगातार चलने के लिए इसमें डिजाइन थी कि भैया मौसमी रुकावट है तभी काम चल रहा है। इसमें है कि अगर कृषि चरम मौसम में 60 दिन तक काम रोकने की अनुमति, यानी अगर कृषि मौसम है जिस समय पर मजदूरों को दूसरे काम होते हैं, मजदूर पूरा वर्ग जो होता है बिजी होता है, उस समय पे 60 दिन तक आप काम रोक सकते हो। सरकार दे रही है कि आपको डिसीजन लेने के लिए कि भैया आप काम रोक सकते हैं। अब 60 दिन काम ना चलिए, 60 दिन में खेती वाले काम करने दीजिए मजदूरों को। ठीक, और ये बेनिफिट है क्यों, क्योंकि अगर इधर मजदूर सोचता था इस समय खेतों में भी काम है, नरेगा में भी जाए, क्या करें, तो उसका जो नरेगा का भी पैसा चला जाता था और खेतों में तो फिर या तो नुकसान हो गया तो उधर नुकसान हो जाता था। तो इससे सरकार ने कहा कि भैया देखो इस समय पे ना 60 दिन काम रोक दो ताकि मजदूरों का फायदा हो जाए। ठीक, फिर देखो अब काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर क्या होता था, भुगतान हो जाता था। लेकिन अब इसमें साप्ताहिक भुगतान हो गया है ताकि नकदी प्रवाह जो है वो क्या हो जाए, सुधर जाए। समझ गए। तो ये बातें हम आपको बता रहे हैं, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना। और अब बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये बता दो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हम एक बार इसको लिख लें अच्छे से ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आराम हो जाए। तो चलिए इसका फुल फॉर्म देखो जरा ध्यान से, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन। समझ गए। तो सर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और ये 2025 में मनरेगा की जगह लाया गया और एक नया केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी क्या है, कानून है। सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गई थी बात? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या हम अपने मन से कुछ अलग से ना पढ़े? बेटा देखो जितनी देर मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं वो टीचर तो हूं नहीं, है ना। मैं आपको जितनी देर मैं पढ़ाता हूं उतनी देर हमसे पढ़िए, उसके बाद आप चुपचाप मोबाइल को किनारे करिए, या आपको किसी लेक्चर में बैकलॉग लगा है तो आप उसको बैकलॉग पूरा करिए। बस इतनी बात सुन लो ध्यान से कि अगर किसी में बैकलॉग लगा है तो आप बैकलॉग पूरा करिए। सर कहां थे? यहां पे थे। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई थी बातें? बढ़िया से। अब मैं क्या आगे चलूं? चलो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से आप नोट करते रहना। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वे गतिविधियां जो कि मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी है। देखो कितना घुमा के सवाल पूछा, देखने में कितना बड़ा लग रहा है पर है बहुत छोटा सा। कह रहे हैं वे गतिविधियां जो मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी है, जैसे कि शिकार करना, जैसे कि मछली पालना, जैसे कि पशु पालना, जैसे कि कृषि, जैसे कि वन उत्पाद करना, खनिज, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? ठीक, तो मुझे बताओ मछली पालना, शिकार करना, पशुपालन करना, कृषि करना, ये सब किसमें आते हैं? और फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, तो सर यहाँ पे हम समझ में आ रही है हमें बात कि सर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। आई होप ये बातें बढ़िया से आपको समझ में आ रही होंगी। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो। ठीक, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ। समझ गए? ओके।